नमस्कार बच्चों, आज अपने आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इसका पहला पार्ट देख रहे हैं अपने। देखिए, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अपने को प्रत्येक पॉइंट को कम से कम उतना डिटेल में जरूर जानना है जिससे हम उसके बारे में डिटेल से लिख सकें। ऐसा नहीं हो कि हम थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में एक दो पॉइंट और हमारा जो आंसर है वो अधूरा रह जाए। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप उस पॉइंट के जो मुख्य बिंदु हैं उनको अच्छे से पढ़ें और उनकी डिटेल जरूर याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट अपना जो मैंने बनाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। क्योंकि अंग्रेजी जो साम्राज्य है वो उसकी नींव जो है वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में आके रखती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से ही क्या है, अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जा सकती है। तो इसके लिए देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 23 सितंबर और 1600 के अंदर एक कंपनी बनती है इंग्लैंड के अंदर। 23 सितंबर 1600 को कुछ अधिकारी वहाँ के जो बड़े व्यापारी हैं वो एक कंपनी को बनाते हैं जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो स्पेशल व्यापार करने के लिए जो ईस्ट साइड के देश हैं यानी पूर्वी साइड के जो देश हैं वहाँ पर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। इसको परमिशन मिल जाती है 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम जो है वो इसको ग्रांट कर देती है, अधिकार पत्र दे देती है। क्या दे देती है? अधिकार पत्र। यानी इसको अधिकार पत्र यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब मिल जाता है? 31 दिसंबर 1600 को इसको अधिकार पत्र मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है अपनी देश की महारानी से। और ये क्या करते हैं, भारत में आकर इन्होंने क्या है, अपना व्यापार के जरिए अपने साम्राज्य का उदय करना शुरू किया। जिसके आप पहला नमूना आपने देख सकते हैं 1604 ईस्वी के अंदर। 1604 ईस्वी में ये मद्रास में क्या बनाते हैं भाई, फोर्ट बनाते हैं एक जिसका नाम है सेंट जॉर्ज। शुरुआत कर दी है इन्होंने। उसके बाद 1612 ईस्वी में इन्होंने सूरत में क्या है, एक व्यापारी कोठी स्थापित की। व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं ये। लेकिन देखिए, व्यापारी है तो इनका मुख्य उद्देश्य भारत के उन्हीं क्षेत्रों को कब्जा करने का रहा जो व्यापार की दृष्टि से, कच्चे माल की दृष्टि से और वहां उत्पादन और खपत की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इसमें सबसे पहला जो उस समय भारत का क्षेत्र था वो था बंगाल। बंगाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वहाँ रेशम का व्यापार या रेशम के व्यापार के जो उत्कृष्ट नमूने हैं रेशम के, वो बंगाल से आते थे। इसके अलावा वहाँ की खेती बहुत अच्छी थी। इन सभी फायदों को देखकर, इन सभी लालचों को देखकर अंग्रेजी जो सेना है वो कहाँ पर, या अंग्रेज जो है वो कहाँ पर अपना सबसे पहले आधिपत्य जमाना का प्रयास करते हैं? बंगाल में। तो बंगाल में होता क्या है, सबसे पहले 1756 में मृत्यु हो जाती है बंगाल के नवाब की, अली वर्दी खां, जिनका नाम क्या था? अली वर्दी खां। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अली वर्दी की छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बनता है नवाब। अब छोटी बेटी का बेटा जो है वो सिराजुद्दौला नवाब बन जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से लोग थे जो नवाब बनना चाहते थे, जिनमें मीर जाफर या फिर जंग, या जिसका पूरा नाम है शौकत जंग, या जिसका पूरा नाम क्या है? शौकत जंग। मीर जाफर, शौकत जंग, ये लोग भी क्या है, नवाब बनना चाहते थे। अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाया। जैसा कि आप जानते हैं उनकी फेमस टेक्निक है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। उसका फायदा उन्होंने उठाया और इसका फायदा उठाकर 1757 के प्लासी युद्ध में, 1757 के प्लासी युद्ध में ये हरा देते हैं सिराजुद्दौला को। अंग्रेज जो है 1757 में
प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और उसकी जगह नवाब बना देते हैं मीर जाफर को। उसकी जगह नवाब किसको बना देते हैं? मीर जाफर को नया नवाब चुन कर वहां बिठा दिया जाता है, जो एक तरह से अंग्रेजों की ही कठपुतली के समान था। अब 23 जून 1757 को यह युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। एक तरह से बंगाल के ऊपर आधिपत्य करने का पहला जो स्टेप था वो अंग्रेजों ने पूरा किया। लेकिन मीर जाफर जो था एक तरह से कठपुतली था, लेकिन यह अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षाएं थी कि उनको बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति हो, क्या हो? धन प्राप्ति हो वहाँ से, उस क्षेत्र से, वो ये मीर जाफर पूरी नहीं कर पा रहा था। अब जब उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी तो अंग्रेजों ने क्या किया? उस कठपुतली को बदलने का प्रयास किया और उसकी जगह किसको बना दिया? मीर कासिम को। उसकी जगह मीर कासिम को क्या बना दिया? बंगाल का नया नवाब बना दिया। यानी पहले बनता है वर्दी अली या अली वर्दी खां की जगह कौन बनता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद 1760 में, कब है? 1760 में मीर कासिम को क्या है? नया बंगाल का नवाब अंग्रेजी सेना जो है वो बना देती है। मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने प्रशासनिक क्षेत्रों को अपने ढंग से सुधारने का प्रयास किया, तो अंग्रेजों को उसकी यह बात पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमें अगर राज करना है तो पूरी तरीके से ही कब्जा अपना जमाना होगा। इसलिए 1764 को होता है भी बक्सर का युद्ध। 1764 को बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि आधिकारिक रूप से बंगाल पर सीधा किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। अब बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा होने से अंग्रेजों को फायदा क्या क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजी सेना का कब्जा होने से क्या क्या फायदा हुआ अंग्रेजों को, वो देखिए कि अंग्रेजों को बंगाल तो मिला ही मिला, उसके अलावा बिहार और उड़ीसा, ये आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी के दीवानी अधिकार, इन सभी के क्या दीवानी अधिकार जो थे वो किसके पास आ गए? अंग्रेजों के पास आ गए। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि बंगाल के ऊपर जो अंग्रेजों का आधिपत्य होता है उसकी बारे में बताइए, तो ये आपका आंसर होगा कि क्या है? 1756 में जब से अली वर्दी खां की मृत्यु होती है तो सिराजुद्दौला नवाब बनता है और फूट डालो राज करो नीति के तहत सिराजुद्दौला के खिलाफ 1757 में प्लासी का युद्ध करके उसको हटा दिया जाता है नवाब की गद्दी से, और बाद में 1764 में क्या है? मीर कासिम को भी हटाकर अंग्रेज जो है वो क्या कर लेते हैं? अपना आधिपत्य बंगाल के ऊपर स्थापित कर देते हैं। अब ये तो हो गया बंगाल का भी कि बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे हुआ। बंगाल अब अंग्रेजों के पास चला गया है, पहला मुख्य क्षेत्र जो है भारत का। अब सेकंड के ऊपर चलते हैं अपने कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत या मराठाओं के ऊपर अपना आधिपत्य कैसे स्थापित किया। देखो, जब अंग्रेज बंगाल में उलझे हुए थे या अंग्रेज जो है वो बंगाल को अपने अंडर लाना चाहते थे, अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे, उस समय 14 जनवरी 1761 को भारत में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। कौन सा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 को होता है। किस किस के बीच में होता है भाई? सदाशिवराव। किस किस के बीच में? सदाशिवराव और अफगान के राजा अहमद शाह अब्दाली। यानी दक्षिण भारत से मराठाओं की तरफ से कौन लड़ता है? सदाशिव राव, और वर्सेस किसके होता है? अफगान के राजा अहमद शाह अब्दाली। इनके बीच में युद्ध होता है। साधारण सी बात है, अब्दाली जीत जाता है और सदाशिवराव की मृत्यु हो जाती है, और सदाशिवराव के हारने के कारण मराठाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में, इस युद्ध में मराठाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? जन
धन और संपत्ति की क्या है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। यानी एक तरह से इस युद्ध में मराठाओं की शक्ति क्या है, अचानक से कमजोर पड़ गई। पूरे भारत को कंट्रोल करने वाले मराठा उस टाइम में इस युद्ध के बाद क्या है, कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन उनका पतन होना शुरू होता है 1722 में। 1722 में क्या होता है भी, माधवराव नाम का इनका क्या है, माधवराव नाम का क्या था, पेशवा था, जिसकी क्या हो जाती है 1722 में मृत्यु हो जाती है। अब इस माधवराव का क्या है, भाई है, इसका क्या है, भाई है नारायण। नारायण क्या बन जाता है, नया पेशवा बन जाता है। लेकिन माधवराव के चाचा जी बोलते हैं कि भाई मेरे को बनना था। चाचा बोलता है कि मेरे को क्या बनना है, यहाँ का पेशवा बनना है। तो इसका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो क्या है, माधवराव का चाचा था, वो बनना चाहता था पेशवा। इसकी इस महत्वाकांक्षा का फायदा उठाते हैं अंग्रेज, और अंग्रेजों के मध्य और रघुनाथ राव के मध्य सूरत के अंदर, कब 1775 में सूरत के अंदर क्या होती है, एक सूरत की संधि होती है। किस किस के मध्य, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य। इसमें डील ये होती है, तय ये होता है कि रघुनाथ राव तो पेशवा बनेगा, रघुनाथ राव तो क्या बनेगा, पेशवा बनेगा। यानी अंग्रेज उसको क्या बना देंगे, पेशवा बना देंगे। और बदले में रघुनाथ राव क्या देगा, सूरत और उसके आसपास के क्षेत्रों के लगान का आधा हिस्सा, लगान का आधा हिस्सा कौन देगा, रघुनाथ राव अंग्रेजों को देगा। ये इनकी संधि थी। इस संधि के उपरांत क्या है, मराठाओं का और अंग्रेजों का संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि 3 भागों में उनका संघर्ष चलता है, और तीसरा और अंतिम भाग में क्या है, मराठाओं पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। तो पहला संघर्ष शुरू होता है 1781-82, यानी सूरत की संधि के बाद, 1775 की सूरत संधि के बाद संघर्ष शुरू हो जाता है 1781-82 में, क्योंकि रघुनाथ राव को बनना था पेशवा। शुरू होता है, लेकिन 1799 के अंदर युद्ध के अंदर क्या है, एक अपमानजनक संधि होती है। अपमानजनक संधि होती है। जो अपमानजनक किसके लिए होती है भी, अंग्रेजों के लिए। क्यों होती है, क्योंकि अंग्रेज युद्ध में हार गए थे। और 1799 में संधि होती है बड़गांव में। कहाँ होती है, बड़गांव में। जैसे अपने पास गुड़गांव है, वैसे ही वहां पर क्या है, बड़गांव। 1799 में बड़गांव की संधि होती है। इस संधि के अंदर तय क्या किया जाता है, तय ये किया जाता है कि भाई 40,000 तो रुपए देंगे, 40,000 तो क्या देंगे, रुपए देंगे अंग्रेज। दूसरा, रघुनाथ राव को कहाँ सौंप दिया जाएगा, पूना दरबार या पुणे के दरबार को सौंप दिया जाएगा। तीसरा रिजल्ट क्या था संधि का, कि जो अंग्रेजों ने क्षेत्र जीते हैं वो क्षेत्र क्या हो जाएंगे, अंग्रेजों ने जो क्षेत्र जीते हैं मराठाओं से, वो क्षेत्र किसको वापस देने हैं, मराठाओं को वापस देने हैं। इस संधि के ये 3 परिणाम थे। अब देखते हैं इसको अपने सीक्वेंस वाइज कि पहले कारण क्या रहा, पहले संघर्ष का कारण क्या रहा। पहले संघर्ष का कारण था रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा, वह खुद पेशवा बनना चाहता था। दूसरा, अंग्रेजों को क्या है, लगान आधा चाहिए था, उनको वहां पर क्या है, अपना एक कठपुतली के रूप में रघुनाथ राव को तैयार करना था। ये क्या है, रीजन थे। तो 1781-82 से संघर्ष शुरू होता है। 1799 में पहला संघर्ष के रूप में वो हार जाते हैं अंग्रेज। बड़गांव की संधि होती है 1799 में, जिसके 3 रिजल्ट होते हैं। 40,000 रुपए दिए जाते हैं, रघुनाथ राव को पुणे के दरबार में पेश कर दिया जाता है, और अंग्रेज जो है अपने जीते हुए जो क्षेत्र थे मराठाओं से, वो वापस किसको दे देता है, मराठाओं को दे देता है। यानी प्रत्येक संघर्ष में अपने क्या 2 चीजें जरूर देखेंगे, कारण यानी रीजन और रिजल्ट। रीजन और रिजल्ट जरूर याद करना है कि कारण क्या रहा और परिणाम क्या रहा संघर्ष के तहत। तो पहले का कारण और परिणाम हमने देख लिया।
अब देखते हैं संघर्ष नंबर 2 कि जो दूसरा संघर्ष होता है उसके अंदर क्या होता है। दूसरे संघर्ष का कारण है वेलेजली की साम्राज्यवादी नीति। वेलेजली की साम्राज्यवादी नीति पहला कारण होती है। दूसरा कारण मराठाओं का आपसी द्वेष। मराठाओं का आपसी द्वेष। द्वेष का मतलब होता है एक दूसरे से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा। अब परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो ये अंग्रेज जो हैं, हमारे जो आक्रमणकारी हैं, ये इसका फायदा उठाते हैं। फूट डालो राज करो नीति से इसका यूज करते हैं। ये 2 कारण थे दूसरे संघर्ष का। दूसरे संघर्ष का रिजल्ट क्या आता है? भी 3 संधियां होती है और दूसरे संघर्ष में तीनों ही बार हार होती है मराठाओं की, क्योंकि अलग अलग होकर लड़ रहे थे। ठीक है, यूनिटी नहीं रही थी इनमें, एकता नहीं रही थी, तो हारेंगी बार बार। 3 बार हारे, तीनों बार 3 संधियां हुई। 1803 में 2 संधियां और एक 1806 में संधि हुई। ये क्या है? इसका रिजल्ट है दूसरे संघर्ष का। 1803 में देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। 1803 में एक सुरजी अर्जुन गांव की संधि और तीसरा रामघाट की संधि। रामघाट की संधि। 3 संधियां होती है। 1803 दूसरी सुरजी अर्जुन गांव की और 1806 रामघाट की संधि। इन 3 संधियों में क्या है? हाँ जी, तो तीनों संधियों में क्या है? मराठाओं की हार होती है और तीनों संधियों का जो परिणाम है, उसका नुकसान है, वो मराठाओं को भुगतना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो तीसरा संघर्ष है वो देखते हैं। तीसरे संघर्ष का पहले देखते हैं अपने कारण क्या रहा। संघर्ष संख्या 3, इसका रीजन क्या है? इसके रीजन में देखिए कि 1817 में पेशवा और वहीं मराठाओं के दूसरे शासक सिंधिया के साथ अंग्रेजों की संधि होती है। वो युद्ध में हारते हैं और ये संधि उनके लिए यानी मराठाओं के लिए क्या होती है? अपमानजनक होती है। इस अपमान का बदला लेने के लिए 1818 में दोबारा से युद्ध किया जाता है और रिजल्ट आता है 1818 में पेशवा जो है वो मेलकॉम, अंग्रेजी सेनापति था, मेलकॉम पर हमला करता है और मेलकॉम में पेशवा को हटा देता है। और 1818 में पेशवा के साथ संधि होती है मेलकॉम की और मेलकॉम के साथ संधि करके क्या किया जाता है? रिजल्ट अंततः दिया जाता है कि पेशवा का पद हटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? पेशवा का पद अब से नहीं रहा जाएगा। जबकि उनको क्या कर दिया गया? 8 लाख की पेंशन देकर, 8 लाख की पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? बिठूर। बिठूर में उनको 8 लाख की पेंशन देकर भेज दिया गया और पेशवा का पद समाप्त हो जाता है। इस तरह 1818 में पेशवाई बंद हो जाती है और अंग्रेजों का क्या हो जाता है? आधिपत्य हो जाता है। जैसे हमने क्या है 2 क्षेत्रों को कवर कर लिया है कि बंगाल अब अंग्रेजों के पास हो गया है और मराठा जो क्षेत्र थे वो भी किसके पास चले गए हैं? अंग्रेजों के पास चले गए हैं। अपना तीसरा जो है वो मैसूर के संघर्ष है। मैसूर में जो संघर्ष होता है उसको देखते हैं अपने। अब देखिए मैसूर का पहले जो शासक था वो इतना ताकतवर नहीं था। उसके बाद हैदर अली शासक बनता है। हैदर अली शासक बनता है और हैदर अली से जब परेशान होते हैं अंग्रेज तो हैदर अली उनको सबक सिखाने के लिए 1767 में क्या है युद्ध करता है अंग्रेजों के खिलाफ। और युद्ध क्या है का परिणाम आता है 1769 में और उस युद्ध में क्या है अंग्रेज हार जाते हैं। अंग्रेज क्या होते हैं? हार जाते हैं। अंग्रेजों की हार होती है। और अब क्या होता है 1769 में इस युद्ध की हार के बाद संधि होती है मद्रास की संधि जिसको बोलते हैं 1769 में होती है। और इस संधि के तहत क्या होता है कि जो तेरा है वो तेरा और जो मेरा है वो मेरा, यानी
ये दोनों एक दूसरे से, अंग्रेज और हैदर अली और अंग्रेज दोनों क्या है, एक दूसरे के क्षेत्र जो हैं वो एक दूसरे को वापस लौटा देते हैं 1769 की मद्रास की संधि के द्वारा। अब नेक्स्ट अपना जो दूसरा संघर्ष होता है मैसूर के लिए, दूसरा संघर्ष, दूसरे संघर्ष में क्या होता है अभी, गंटूर नाम का किला है, उस पर अंग्रेज अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और आक्रमण का जवाब देने के लिए हैदर अली वहाँ पर उन पर आक्रमण करके 1780 में यह युद्ध प्रारंभ करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 1782 में हैदर अली की क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र टीपू सुल्तान अब क्या है, अपने राज्य की कमान को संभालता है। सुल्तान टीपू सुल्तान जो है 1782 में यहाँ की कमान संभालता है। यह युद्ध गंटूर के किले के लिए युद्ध 1784 तक चलता है और अंग्रेज और मैसूर दोनों पक्षों की सेनाएं क्या है, परेशान होती हैं और 1700 में मंगलोर की संधि करके यह युद्ध को क्या है, समाप्त किया जाता है। मंगलोर की संधि का भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता है और इस संधि में भी क्या है, यही रिजल्ट होता है कि ये दोनों अंग्रेज और टीपू सुल्तान क्या एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस लौटा देते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे संघर्ष की तरफ। मैसूर के लिए जो अंग्रेज हैं वो तीसरा संघर्ष करना शुरू करते हैं। थर्ड जो संघर्ष होता है सत्रह 1790 में, जो ये अपने टीपू सुल्तान हैं वो क्या करते हैं, इनको कोचिन के दुर्ग चाहिए होते हैं और कोचिन के दुर्ग खरीद लेता है अंग्रेजों का दो मित्र, अंग्रेजों का एक मित्र राजा होता है वो खरीद लेता है। लेकिन टीपू सुल्तान को क्या है, वो दुर्ग चाहिए होते हैं, जिसके लिए टीपू सुल्तान के है ट्रावनकोर के शासक पर, यानी अंग्रेजों का जो शासक था, मित्र था ट्रावनकोर, उस ट्रावनकोर के शासक पर क्या करता है, अटैक करता है 1790 में। 1790 में जब टीपू सुल्तान ट्रावनकोर के शासक पर अटैक करता है तब अंग्रेज क्या है, मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं और 1792 में क्या है, टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। और हार के बाद यहाँ पर 92 में श्रीरंगपट्टनम में एक संधि होती है 1792 में और उस संधि के तहत क्या होता है कि आधा मैसूर 3 करोड़ रुपए और अपने 2 बेटे, यानी टीपू सुल्तान जो है वो अपने 2 बेटों की कस्टडी किसको दे देता है, अंग्रेजों को दे देता है। और ये संधि कहाँ होती है, श्रीरंगपट्टनम में होती है। अब ये तो हो गया तीसरा संघर्ष। अभी तक क्या है, पूरा मैसूर जो है वो अंग्रेजों के आधिपत्य में नहीं आया था, इसीलिए एक ही टॉपिक रहा। उसके लिए क्या है, अंग्रेज चौथा संघर्ष करते हैं और चौथे संघर्ष में क्या होता है कि 1799 में अंतिम रूप से युद्ध होता है। उससे पहले क्या है, इनको सहायक संधि करने के लिए अंग्रेजों द्वारा कहा जाता है, लेकिन टीपू सुल्तान सहायक संधि नहीं करता और 1799 में अंतिम रूप से युद्ध होता है और जिस युद्ध में क्या है, टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान क्या करता है, उसकी तो मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर कब्जा किसका हो जाता है, अंग्रेजों का। अंग्रेजों का क्या होता है, मैसूर पर कब्जा हो जाता है। इस तक का संघर्ष जो है अपने इस वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे आगे के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।